जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप साइंस प्रश्न। ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। अगर आने वाले टाइम में आपका एग्जाम है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, जहां पर साइंस पूछा जाता है। जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन जो पूछे गए क्वेश्चन है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा, किस विटामिन को थायमीन के नाम से जाना जाता है। किस विटामिन को थायमीन के नाम से जाना जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। सीधे सीधे पूछा है आपका, किस विटामिन का रासायनिक नाम थायमीन होगा। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन है विटामिन बी 1 का। विटामिन बी 1 का जो रासायनिक नाम होता है यानी नाम है वह थायमीन है। विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है। यह जल में घुलनशील विटामिन है और शरीर में कार्बोहाइड्रेट और मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक होता है। इनकी कमी से जो रोग होता है वह बेरी नामक रोग होता है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण विटामिन और उसके रासायनिक नाम जान लेते हैं। तो सबसे पहले आता है विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है वह रेटिनॉल है। विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम अभी हम लोग पढ़े हैं जो कि होता है थायमीन। विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन। विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम जो है वह नियोसिन और निकोटिनिक एसिड है। विटामिन बी 5 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन बी 5 का रासायनिक नाम जो है पेंटोथेनिक अम्ल है। विटामिन बी 7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। विटामिन बी 12 का भी ध्यान रखिए, विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। विटामिन सी तो महत्वपूर्ण हो जाता है, तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वह होता है आपका एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, पौधों में पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छोटे छिद्रों का नाम बताइए। पौधों में पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छोटे छिद्रों का नाम बताइए। क्या कहा जाता है उससे, तो उसे जो कहा जाता है वो स्टोमेटा कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टोमेटा। स्टोमेटा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पौधों की पत्तियों की निचली सतह पर मौजूद छोटे छोटे छिद्रों को स्टोमेटा कहा जाता है। ये छिद्र गैसों के आदान प्रदान जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और जल वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। स्टोमेटा दो संरक्षक कोशिकाओं से घिरा होता है या पौधों में श्वसन, प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन में अहम भूमिका निभाता है। यह प्रायः पत्तियों की निचली सतह पर पाए जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है एटीपी का पूरा नाम क्या है। एटीपी का पूरा नाम क्या है यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए कि एटीपी का पूरा नाम क्या है। तो एटीपी का जो पूरा नाम है वह है एडोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का पूरा नाम है। क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए ध्यान रखिएगा। एटीपी को ऊर्जा की मुद्रा या एनर्जी करेंसी कहा जाता है। वह यह अणु है जिसमें कोशिका अपनी ऊर्जा को संग्रहित करती है और आवश्यकता अनुसार खर्च करती है। कुछ लिए प्रमुख इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म जान लीजिए जो पूछ लेता है एग्जाम में। तो एटीपी का अभी हम लोग पढ़े एडोसिन ट्राइफॉस्फेट। डीएनए का पूछता है मैक्सिमम, तो डीएनए का ध्यान रखिए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म है। आरएनए का भी पूछता है तो आरएनए का फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड। एड्स का फुल फॉर्म पूछ लेता कहीं कहीं पे, तो एड्स का फुल फॉर्म ध्यान रखिए एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम एड्स का फुल फॉर्म है। और एचआईवी का फुल फॉर्म जो है वह है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम या वायरस। ये ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है। रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है यह आपसे पूछा है। अभी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो चलिए बता दीजिए। तो रक्त के अध्ययन को जो कहते हैं वो हेमेटोलॉजी कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है हेमेटोलॉजी रक्त के अध्ययन को कहते हैं। हेमेटोलॉजी एक ऐसी शाखा है जो रक्त बनाने वाले अंगों और रक्त रोगों का अध्ययन करती है। अन्य विकल्पों की बात करें तो ऑन्कोलॉजी जो है कैंसर के अध्ययन की शाखा है। सेरोलॉजी की बात करें तो रक्त सीरम और उसमें मौजूद एंटीबॉडी का अध्ययन करता है इसमें। और सेस्मोलॉजी की बात करें तो सेस्मोलॉजी जो है भूकंप और भूवर्गीय तरंगों के अध्ययन इसमें करते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, एड्स किसके कारण होता है। एड्स जो है वह किसके कारण होता है यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो एड्स जो होता है वह विषाणु के कारण होता है। एड्स जो एक विषाणु है जिसके कारण एड्स होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए एड्स के बारे में डिटेल से जान लेते हैं जो एग्जाम के दृष्टि से जिससे क्वेश्चन बनते हैं। तो एड्स जिसका फुल फॉर्म ही पूछता है, अभी हम लोग पढ़े हैं एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है। यह एक विषाणु जनित रोग है जो एचआईवी यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस के संक्रमण से होता है। एचआईवी वायरस शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है। यह वायरस मुख्य रूप से CD4 टी सेल्स यानी कि सफेद रक्त कोशिकाओं को नष्ट करता है। एड्स तब होता है जब एचआईवी संक्रमण के कारण शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बेहद कमजोर हो जाती है। एचआईवी वायरस फैलने का प्रमुख माध्यम क्या है। एचआईवी वायरस जिससे होता है तो असुरक्षित यौन संबंध से, संक्रमित रक्त का ट्रांसफ्यूजन से, संक्रमित सुई या सिरिंज का उपयोग से, या संक्रमित मां से बच्चे को गर्भावस्था में या दूध पिलाते टाइम में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, फलों का मीठा स्वाद किसे
कारण होता है? फलों का मीठा स्वाद जो है वह किसके कारण होता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। फलों का जो मीठापन होता है वह किसके कारण होता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रुक्टोज इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रुक्टोज एक रासायनिक शर्करा है जो विशेष रूप से फलों में पाई जाती है और उन्हीं के मीठा स्वाद प्रदान करती है। इसे फ्रूट शुगर भी कहा जाता है, या एक मोनोसेकेराइड मतलब यानी कि एकल शर्करा है, या ग्लूकोज से भी अधिक मीठा होता है, या अंगूर, सेब, आम, केला और शहद आदि में पाया जाता है। बाकी ऑप्शन दिया लैक्टोज, तो लैक्टोज जो है दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। माल्टोज की बात करें तो अनाजों में पाया जाने वाला द्वि शर्करा है, और राइबोज की बात करें तो न्यूक्लिक अम्लों जैसे डीएनए आरएनए में पाई जाने वाली शर्करा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस वैज्ञानिक ने आधुनिक आवर्त सारणी को वर्तमान स्वरूप दिया? किस वैज्ञानिक ने आधुनिक आवर्त सारणी को वर्तमान स्वरूप दिया, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इस प्रश्न का क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, मास्ले। मेंडलीव नहीं होंगे, मास्ले इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को मास्ले ने परमाणु क्रमांक के आधार पर पुनः व्यवस्थित किया और इसे वर्तमान वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया। मेंडलीव ने आवर्त सारणी की आधारशिला रखी थी, लेकिन यह इसे परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित करते हैं। मास्ले ने एक्स रे स्पेक्ट्रा का प्रयोग से यह सिद्ध किया कि किसी तत्व के गुणधर्म उसके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं, ना कि परमाणु भार पर। 1913 में मास्ले ने आधुनिक आवर्त नियम दिया। तत्वों के भौतिक एवं तत्व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा मनुष्य की आंख में कौन सी संरचना प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करती है? मनुष्य की आंख में कौन सी संरचना प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करती है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आइरिस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइरिस आंख का रंगीन भाग होता है जो प्यूपिल के आकार को नियंत्रित करता है। यह वातावरण की प्रकाश की तीव्रता के अनुसार प्यूपिल जो है संकुचित या विस्तारित करता है। अधिक प्रकाश में प्यूपिल छोटा होगा और कम प्रकाश में प्यूपिल बड़ा होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कौन सी गैस सबसे पहले एक अणु के रूप में खोजी गई थी? कौन सी गैस जो है सबसे पहले एक अणु के रूप में खोजी गई थी, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस को सबसे पहले 1766 ईस्वी में हेनरी कैवेंडिश ने खोजा था। उन्होंने इसे जो है इनफ्लामेबल एयर कहा था और यह पाया कि यह जलकर पानी H2O बनाती है। यह पहली गैस थी जिसे वैज्ञानिक रूप से एक अणु H2O के रूप में पहचाना गया था। तो हाइड्रोजन की खोज किसने की? हेनरी कैवेंडिश ने की। कब की? 1766 में। एक क्वेश्चन ध्यान कि ऑक्सीजन का भी पूछ लेता है। तो ऑक्सीजन की खोज किसने की? जोसेफ पिस्टली ने की थी। जोसेफ पिस्टली और सील ने की थी। नाइट्रोजन की खोज किसने की? तो नाइट्रोजन की खोज डैनियल रदरफोर्ड ने 1772 में की। CO2 की जो खोज की वह CO2 की खोज जोसेफ ब्लैक ने की। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर होता है? अभी हम लोग पढ़े यहाँ प्रश्न को, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए। आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर होता है, यह आपसे पूछा है। बता दीजिए परमाणु भार के आधार पर या परमाणु क्रमांक के आधार पर। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन बी, परमाणु क्रमांक के आधार पर। वर्तमान आवर्त सारणी को मास्ले ने परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया। पहले मेंडलीव ने परमाणु भार के आधार पर किया था, जो आंशिक रूप से त्रुटिपूर्ण था। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 18 ग्रुप हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त हैं। पहला तत्व जो हाइड्रोजन है और 118वां तत्व जो है ऑक्सीजनांश है, जिसे H जिसका प्रतीक है। 118 इसका जो है परमाणु क्रमांक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? आपसे पूछा है यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, आपसे पूछा है। तो पहले ध्यान रखिए गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है वह होता है 1/2 mv²। 1/2 mv² है, जहां m द्रव्यमान है और b वेग होता है। m वस्तु का द्रव्यमान होता है, b वस्तु का वेग होता है। यदि वेग b से बढ़ाकर 2b कर दिया जाए तो यानी कि गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी, क्योंकि गतिज ऊर्जा वेग के वर्ग के समानुपाती होता है। तो इस प्रश्न के हिसाब से इसके हिसाब से इस प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 गुना हो जाएगा अगर वेग को दुगना किया जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है प्रकाश की किरण जब जल से कांच में प्रवेश करती है तो उसकी गति क्या होती है? प्रकाश की किरण जब जल से
जब जल से कांच में प्रवेश करती है तो उसकी गति क्या होती है, यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घटती है। चलिए समझ लेते हैं क्यों घटती है। तो प्रकाश की गति माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। जब प्रकाश कम अपवर्तनांक वाले माध्यम जैसे जल से अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम जैसे कांच में प्रवेश करती तो उसकी गति घट जाती है। जल का अपवर्तनांक क्या होता है, तो 1.33 होता है। कांच का अपवर्तनांक जो होता है 1.5 होता है। क्योंकि कांच का अपवर्तनांक अधिक है इसलिए उसमें प्रकाश की गति कम हो जाती है। प्रकाश की अधिकतम गति जो होती है निर्वात में होती है वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। जैसे जैसे माध्यम का घनत्व बढ़ता है प्रकाश की गति घटने लगती है, मतलब घटती है। यह भी ध्यान रखिएगा। अपवर्तन तब होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है और गति बदलती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मानव में कौन से दो तत्व सबसे अधिक होते हैं। मानव रक्त में कौन से 2 तत्व सबसे अधिक होते हैं यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लाज्मा और आरबीसी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मानव रक्त मुख्यतः 2 घटकों से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा की बात करें तो यह रक्त का तरल हिस्सा होता है और लगभग 55% रक्त इसी से बना होता है। प्लाज्मा में क्या क्या होता है, प्लाज्मा में जल, प्रोटीन, ग्लूकोज, हार्मोन, इलेक्ट्रोलाइट्स आदि पाए जाते हैं। आरबीसी की बात करें तो लाल रक्त कोशिकाएं ये होती हैं, रेड ब्लड सेल्स। ये रक्त के ठोस का प्रमुख हिस्सा है। रक्त की कोशिकाओं में सबसे अधिक मात्रा आरबीसी की होती है, लगभग 45%। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है आवर्त सारणी में सभी कुल कितने समूह होते हैं। आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं यह आपसे पूछा है। अभी हम लोग पढ़े भी हैं, चलिए बता दीजिए आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 18 समूह होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 18 समूह होते हैं। ये ग्रुप या स्तंभ कॉलम होते हैं। इन्हें ऊर्ध्वाधर दिशा में गिना जाता है। प्रत्येक समूह में एक जैसे गुणधर्म वाले तत्व होते हैं। तो कुल पीरियड्स जो होते हैं 7 होते हैं, कुल समूह जो होते हैं वो 18 होते हैं। जो ब्लॉक होता है वो होता है 4, SPDF ये ब्लॉक होते हैं। ग्रुप 1 में जो है, ग्रुप 1 में क्षार धातुएं होती हैं। ग्रुप 2 में जो है क्षारीय मृदा धातु हैं। ग्रुप 17 जो हैलोजन है, हैलोजन गैसें हैं। और ग्रुप 18 में जो है निष्क्रिय गैसें हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है किसी रंग की प्रकाश तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती, किस रंग की प्रकाश तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, यह आपसे पूछा है। सरल क्वेश्चन है, आप लोग का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख जाना चाहिए। चलिए लिख दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैगनी रंग की जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है वह सबसे कम होती है। प्रकाश की तरंगों में सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैगनी रंग की होती है। बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, 380 से 450 नैनोमीटर इसकी जो है तरंग दैर्घ्य होती है। यह सबसे ऊर्जावान होती है क्योंकि तरंग दैर्घ्य जितनी कम होगी आवृत्ति उतनी अधिक होगी तो ऊर्जा उतना अधिक होगा। जैसे कि बैगनी जो कि 380 से 450 नैनोमीटर का तरंग दैर्घ्य होता है इसमें ऊर्जा जो होती है सबसे अधिक होती है। परंतु लाल जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है 620 से 750 नैनोमीटर, तो इसमें जो ऊर्जा होती है वह सबसे कम होती है। तो ध्यान रखिएगा, तरंग दैर्घ्य कम होगा तो ऊर्जा अधिक होगी, तरंग दैर्घ्य अधिक होगी तो ऊर्जा कम होगा, ये ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस प्रकार की तरंगे ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में संचरित हो सकती हैं। किस प्रकार की तरंगे ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में संचरित हो सकती हैं यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन है, ध्वनि तरंग। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे होती हैं जो कंपन द्वारा ऊर्जा का संचार करती हैं। उन्हें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगों की प्रमुख विशेषताएं क्या है, तो ये ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में संचरित हो सकती हैं। ठोस में सबसे तेज, फिर द्रव में सबसे धीमी और गति से गैस में चलती हैं। या अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, ये भी पूछ लेता है। बाकी ऑप्शन में दिया रेडियो तरंगे, तो रेडियो तरंग वह विद्युत चुंबकीय तरंग है जो निर्वात में भी चल सकती हैं, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। एक्सरे तरंगों की बात करें, एक्सरे की, तो यह भी विद्युत चुंबकीय तरंग है जो माध्यम के बिना संचरित हो सकती है। अल्ट्रावायलेट तरंग जो होती हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो वैक्यूम पे में ही चलती हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा कौन सा तत्व द्रव अवस्था में पाया जाता है लेकिन इसे ठंडा करने पर यह धातु बन जाता है। कौन सा तत्व द्रव अवस्था में पाया जाता है लेकिन इसे ठंडा करने पर या धातु में बन जाता है। यह बहुत ज्यादा रेलवे में पूछा जाने वाला प्रश्न है, चलिए बता दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रोमीन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ब्रोमीन एकमात्र गैस, नॉन मेटल या गैर
धातु तत्व है जो समान तापमान और दाब पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। जब इसे अत्यधिक ठंडा किया जाता है तो यह ठोस अवस्था में बदल जाता है, लेकिन यह ठोस धातु नहीं बल्कि एक गैर धातु के रूप में रहता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा किस प्रकार की तरंगे निर्वात में भी यात्रा कर सकती हैं। किस प्रकार की तरंगे जो है वह निर्वात में भी यात्रा कर सकती हैं, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत चुंबकीय तरंग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वह तरंगे होती हैं जो माध्यम की आवश्यकता नहीं रखती, इसलिए ये निर्वात में भी गति कर सकती हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, गामा किरणें, एक्सरे, माइक्रोवेव आदि। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है गैसों की घुलनशीलता बढ़ाने के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार होता है। गैसों की घुलनशीलता बढ़ाने के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार होता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा दाब बढ़ाना इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गैसों की घुलनशीलता को हेनरी का नियम के अनुसार समझा जाता है। हेनरी का नियम क्या कहता है, किसी गैस की घुलनशीलता उस गैस के द्रव के ऊपर बनाए गए आंशिक दाब के समानुपाती होता है। अर्थात जब आप किसी गैस पर दाब बढ़ाते हैं तो यह अत्यधिक मात्रा में द्रव जैसे जल या कोल्ड ड्रिंक में घुलने लगती है। उदाहरण के तौर पर कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें गैसों से भरी होती है। बोतल बंद होने पर उच्च दाब के कारण गैस पानी में घुली रहती है। जैसे ही बोतल खोलते हैं दाब घटता है और CO2 बाहर निकलने लगती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है एल्कोहल समूह की सामान्य संरचना क्या होती है। एल्कोहल समूह की सामान्य संरचना क्या होती है, यह आपसे पूछा है। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। देखते हैं आप लोग की तैयारी कैसी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, इसका राइट आंसर जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक से होता है। पौधों में जल का परिवहन जो है वह किस ऊतक से होता है, यह आपसे पूछा गया। चलिए बता दीजिए, सरल क्वेश्चन है या। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन बी जाइलम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जाइलम पौधों में जड़ों से पत्तियों तक जल और खनिजों के परिवहन का कार्य करता है। यह एक जैविक परिवहन ऊतक है जो ऊर्ध्वगामी दिशा में जल का प्रवाह करता है। तो जाइलम क्या करता है, जाइलम जो है जल और खनिजों का परिवहन करता है नीचे से ऊपर। फ्लोएम क्या करता है, तो फ्लोएम जो है भोजन जैसे शर्करा आदि का परिवहन ऊपर से नीचे व 2 दिशाओं में करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी सेरेबल हेमिस्फीयर। सेरेबल हेमिस्फीयर जो है यह सबसे बड़ा भाग होता है। सेरेबल हेमिस्फीयर या सेरिबैलम मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा और सबसे जटिल भाग होता है। यह मस्तिष्क के कुल भार का लगभग 85% होता है। इसका मुख्य कार्य क्या है, तो उसका कार्य है सोचने की प्रक्रिया, स्मृति, बोलना, इच्छा शक्ति, बुद्धि और निर्णय लेना, ये सब इसके प्रमुख कार्य हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जावान अवस्था से नीचे गिरता है तब क्या उत्सर्जित होता है। जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जावान अवस्था से नीचे गिरता है तो क्या उत्सर्जित होता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऊर्जा उत्सर्जित करता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा अवस्था से निम्न ऊर्जा अवस्था में वापस आता है तो यह ऊर्जा उत्सर्जित करता है। यह ऊर्जा आमतौर पर प्रकाश के रूप में होती है। उदाहरण के तौर पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में विभिन्न रंगों की रेखाएं इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तर बदलने के कारण ही दिखती हैं। इसका सिद्धांत बोहर मॉडल पर आधारित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा कौन सा हार्मोन इमरजेंसी हार्मोन कहलाता है। कौन सा हार्मोन इमरजेंसी हार्मोन कहलाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी एड्रेनालिन हार्मोन। एड्रेनालिन हार्मोन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एड्रेनालिन को इमरजेंसी हार्मोन या फाइट या फ्लाइट हार्मोन जिसे लड़ो और भागो कहते हैं कहा जाता है। यह एड्रिनल ग्रंथियों से स्रावित होता है जब शरीर किसी तनाव, डर, उत्तेजना या खतरे की स्थिति में होता है। एड्रिनलिन के प्रभाव क्या है, तो हृदय गति को तेज करता है, सांस की गति को बढ़ाता है, ग्लूकोज को तेजी से ऊर्जा में बदलता है, मांसपेशियों को अधिक रक्त आपूर्ति करता है, पाचन क्रिया को धीमा करता है ताकि ऊर्जा बनाई जा सके। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस गैस का प्रयोग पीने के पानी को शुद्ध करने में किया जाता है। किस गैस का प्रयोग पीने के पानी को शुद्ध करने में किया जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी क्लोरीन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरीन गैस का उपयोग पीने के पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। यह पानी में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस और अन्य सूक्ष्म जीवों को मार देती है।
इस प्रक्रिया को क्लोरीकरण कहा जाता है WHO के अनुसार। यह एक सस्ता और प्रभावी तरीका है पानी को शुद्ध करने का, परंतु ध्यान रखिए क्लोरीन की अधिक मात्रा हानिकारक हो सकती है, इसलिए मात्रा नियंत्रित रखी जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भोजन की सबसे छोटी इकाई क्या है जिसे शरीर अवशोषित करता है। भोजन की सबसे छोटी इकाई क्या है जिसे शरीर अवशोषित करता है, यह आपसे पूछा है। तो भोजन की सबसे छोटी इकाई जो है जिसे शरीर अवशोषित करता है यह है अमीनो अम्ल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमीनो अम्ल। भोजन में मौजूद प्रोटीन जब पाचन क्रिया के दौरान टूटता है तो यह अमीनो अम्ल में बदल जाता है। यही अमीनो अम्ल शरीर द्वारा अवशोषित की जाने वाली सबसे छोटी इकाई होती है। कार्बोहाइड्रेट की जो सबसे छोटी इकाई जो टूटता है वह ग्लूकोज में टूटता है, वसा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट है वह अमीनो अम्ल है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कोलेस्ट्रॉल का निर्माण शरीर में कहां होता है। कोलेस्ट्रॉल का निर्माण शरीर में कहां होता है यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो कोलेस्ट्रॉल का जो शरीर में निर्माण होता है वह यकृत में होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल का निर्माण मुख्यतः यकृत में होता है जिसे लीवर कहते हैं। यह शरीर के लिए एक आवश्यक वसायुक्त पदार्थ है, हार्मोन बनाने में, कोशिका झिल्ली की संरचना में तथा पाचन के में पित्त रस के निर्माण में सहायक होता है। शरीर का लगभग 80% कोलेस्ट्रॉल यकृत में बनता है। शेष कोलेस्ट्रॉल भोजन से प्राप्त होता है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है दो प्रकार का होता है, एक एलडीएल जिसे खराब कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं और एचडीएल जिसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा डीएनए के दो तंतुओं को एक दूसरे से कौन जोड़ता है। डीएनए के दो तंतुओं को एक दूसरे से कौन जोड़ता है यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन बंध जोड़ते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए जिसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड के दो तंतु एक दूसरे से हाइड्रोजन बंधों के माध्यम से जुड़े होते हैं। जैसे एडेनिन जो होता है वह थाइमिन से जुड़ा होता है जो दो हाइड्रोजन बंधों से जुड़े होते हैं, और गुआनिन जो है साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बंधों से जुड़े होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है विद्युत बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग क्यों किया जाता है। विद्युत बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग क्यों किया जाता है यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका गलनांक बहुत अधिक होता है इसलिए विद्युत बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग करते हैं। टंगस्टन का गलनांक जो है लगभग 3422 डिग्री सेल्सियस होता है जो सभी धातुओं में सबसे अधिक है। इसी वजह से इसे विद्युत बल्ब के फिलामेंट में प्रयोग किया जाता है। या उच्च तापमान पर भी नहीं पिघलता, गर्म होने पर तेज रोशनी देता है। इसकी स्थायित्व और चमक अधिक होती है। टंगस्टन का प्रतीक जो है W है। टंगस्टन का जो प्रतीक W है उसकी परमाणु संख्या जो है 74 है। यह पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पादप कोशिकाओं में सख्त बाह्य परत को क्या कहते हैं। पादप कोशिकाओं में सख्त बाह्य परत को क्या कहते हैं यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन सी, कोशिका भित्ति कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोशिका भित्ति कहते हैं। पादप कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत को कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहते हैं। यह परत सेलुलोज से बनी होती है और इसका मुख्य कार्य जो है वह है कोशिका को आकार और मजबूती देना, यांत्रिक समर्थन प्रदान करना, बाहरी वातावरण से संरक्षण करना होता है। तो ये रहे टॉप 30 साइंस के प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और हाँ, आपने पूर्व के वीडियो नहीं देखे हैं साइंस के तो आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। काफी लोग कह रहे थे पूर्व की वीडियो चाहिए, तो प्लेलिस्ट बना है, आप चाहे तो वहां पे जाके आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं और अपने प्रैक्टिस को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है कौन सा हार्मोन इमरजेंसी हार्मोन कहलाता है। कौन सा हार्मोन इमरजेंसी हार्मोन कहलाता है, इसका अन्य नाम क्या है, या कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और हाँ, वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी लिख दीजिएगा। कोई सुझाव तो अभी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और हाँ, देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। आपके लिए बहुत मेहनत की जा रही, तो प्लीज आप इतना कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।